गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल किसी नेटवर्क एरर की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो आज 19 मई और साथ में 20 मई इन दोनों के करंट अफेयर्स का हम पूरा डिस्कशन करेंगे और उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण समाचार हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के लॉकडाउन 4 है और विधानसभा में एक 2016 में जो कानून पारित हुआ था, उत्तराखंड का केयर ऐप, तबादला शून्य सत्र, शिक्षकों की जो ड्यूटी लगी है क्वारंटाइन सेंटर में उस पर, और नेपाल के नए मानचित्र, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली न्यूज़ है, उत्तराखंड में लॉकडाउन 4.0 में लगभग सब खुल गया है। तो देखिए क्या क्या खोला गया है, क्योंकि अब देखिए उत्तराखंड में कोई भी रेड जोन नहीं है। उत्तराखंड में जो भी जोन है वो है ग्रीन और ऑरेंज जोन। तो अब क्या क्या है, सैलून, स्पा, पार्लर भी खुलने की इजाज़त मिल गई है। लगभग लगभग सब खुल जाएगा। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ग्रीन और ऑरेंज जोन में वो भी शुरू हो जाएगा। और राज्य के अंदर और बाहर 50% यात्री क्षमता के साथ गाड़ियां चलाने की शुरुआत होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, परिवहन विभाग भी चलेगा, ऑड इवन के साथ प्राइवेट गाड़ियां भी चल सकती हैं, ऑड इवन के साथ पैसेंजर व्हीकल्स भी चल सकते हैं, बशर्ते कि वो केवल कितने 50% ऑफ पैसेंजर्स को अपने साथ रख सकते हैं, उससे ज़्यादाओं को नहीं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। अब जैसे हम बात करें पर्यटन की या मंदिर खोलने की, हमारे जो यहाँ उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन के स्थल हैं उनकी, तो उनकी परमिशन अभी नहीं मिली है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो खुल गई हैं ऑड इवन के हिसाब से। तो अब देखिए, जो 6 ज़िले हैं उत्तराखंड के वो ग्रीन जोन में हैं और 7 हैं ऑरेंज जोन में। अब आप देखिए, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, ये सारे हैं ग्रीन जोन में। तो देखिए, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, ये हैं ऑरेंज जोन में। तो अब क्या है, देखिए इनमें जो ट्रैफिक है वो किस में चलेगा, ऑड और इवन नंबर में चलेगा, ऑड इवन पॉलिसी में चलेगा। ये ऑड इवन जो पॉलिसी है ये आपने दिल्ली में काफ़ी सुनी होगी, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में ऑड इवन पॉलिसी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए, जिलों के अंदर से बस कब चलेंगी अभी इसका फैसला होना बाकी है। फिलहाल तो ये ऑड इवन सिस्टम चलेगा, और इसमें क्या है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको बस भेजनी है तो आपको दोनों स्टेट्स में आपस में परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये है उत्तराखंड के मैप में ग्रीन और ऑरेंज जोन। तो देखिए, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इनको हटा के बाकी सारे ग्रीन जोन है। हरिद्वार यहाँ पे देखिए रेड में था, अभी ग्रीन में आ गया है, और ये बाकी सारे जो हैं ये ऑरेंज जोन में है। फिर देखिए, राज्य सरकार ने देर शाम ये फैसले लिए हैं कि इससे पहले जो है ये लॉकडाउन 4.0 के नियमों को लेकर के जानकारी दी गई है। तो इसमें क्या है, देखिए दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्ट पर 31 मई तक बैन जारी रहेगा। अब देखिए, इसमें केवल परमिशन बैन, मतलब केवल परमिशन ट्रांसपोर्ट ही अलाउड है। तो ये जो दूसरे राज्यों में है इस पे तो लगभग लगभग बैन है। बाकी अपने अंदर जो चलेगा उसमें क्या होगा, गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, बट उसके मैंने आपको शर्तें बता दी हैं 50% के बारे में, और साथ में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा ऑड इवन। अब देखिए, दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्ट की अनुमति कब होगी, नोडल अफसर, डीएम, कमिश्नर जब ये अनुमति देंगे तभी ऐसा होगा। अब देखिए, कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि एक बार इसको मेंशन कर देना चाहिए कि उत्तराखंड में 100 क्रॉस हो गए हैं। 111 केसेस जो हैं उत्तराखंड में हो गए हैं, लगभग 58 इसमें से एक्टिव केसेस हैं, और ये 66 दिनों में सबसे ज़्यादा, एक ही दिन में 15 कोरोना के पेशेंट मिले थे। 7 नैनीताल में, 3 उधम सिंह नगर, 2 पौड़ी, 2 बागेश्वर और 1 चमोली में। देखिए बागेश्वर में भी मिले हैं 2। तो ये एक 66 दिनों में सबसे ज़्यादा है कि एक साथ 15 कहीं मिले हुए हैं। अगली न्यूज़ है, देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में पारित इस कानून को लेकर मांगी रिपोर्ट। तो हाँ, एक कानून है 2016 का, कूड़ा निस्तारण और थूकने से रिलेटेड है ये। इस कानून के लिए एक अभिजय नेगी करके एक अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी कि एक एक्ट जो है 2016 में पारित किया गया था। ये देखिए, कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध एक्ट 2016, तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने आरटीआई में जो है मांगा था कि इस पे बताइए कितना चालान हुआ, क्या हुआ। तो पता चला कि कई जगहों पे ये एक्ट ही लागू नहीं हुआ है। तो इसके प्रचार प्रसार और इसके बारे में क्या किया गया है, इसका बुनियादी ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इन सब पे क्या किया है, सचिव शहरी विकास व सचिव स्वास्थ्य से जो है हाईकोर्ट ने पूछा है कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, और 26 मई को इसकी सुनवाई होनी है।
तो देखिए अभिजय नेगी ने क्या किया था कि जनहित याचिका एक दायर की और पूछा था कि बताइए सार्वजनिक जो स्थानों पर लोग थूकते हैं उस पे इस एक्ट के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है, कितना चालान हुआ है। तो इस बारे में भी ये न्यूज़ है। तो देखिए 2016 में ये एक्ट आया था, 2019 में उन्होंने आरटीआई लगाई तो पता चला कि भैया चालान तो लगा ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जनहित याचिका डाली थी। फिर देखिए उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया केयर ऐप। तो ये केयर ऐप एक लॉन्च किया गया है उधम सिंह नगर यूएस नगर के द्वारा। ये आप देख सकते हैं केयर ऐप टीम है ये। इन्होंने उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन जो उधम सिंह नगर का है उसने लॉन्च किया है केयर ऐप। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि घर पर बैठे ही सामान खरीद भी सकते हैं, सामान बेच भी सकते हैं। फिर देखिए अब देखिए जो टीचर्स की ड्यूटी के बारे में बात हो रही थी कि टीचर्स की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर्स में लगाई जाएगी, उसके ऊपर ये डिसीजन आया हुआ है कि बिल्कुल टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टीचर्स जाते हैं तो जो एक स्टेट से दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने पर जो 14 दिन का क्वारंटाइन था वो नहीं करना पड़ेगा टीचर्स को। पहली चीज़ ये छूट दी गई है। और दूसरी, आप 2 दिन में अपने सेंटर में पहुंच सकते हैं। 2 दिन का टाइम आपको दिया गया है। अब सुनिए अगला, 55 साल से ज़्यादा उम्र के टीचर, कोई प्रेग्नेंट टीचर हैं या फिर जिनके 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी ड्यूटी भी जो है क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं लगाई जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसको आपको ध्यान देना है कि जो जो 55 ईयर से अबव 55 ईयर हैं, या जो भी प्रेग्नेंट टीचर्स हैं, या फिर जिनकी बच्चों की उम्र जो है वो 10 साल से कम है, ऐसे टीचर्स की क्वारंटाइन ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और जिनकी लगाई जाएगी उन्हें 2 दिन का टाइम मिलेगा अपने सेंटर में पहुंचने पे, और उसके साथ ही उनको 14 दिन का जो होम क्वारंटाइन है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये नया डिसीजन आया है। फिर देखिए लॉकडाउन 4.0 में उत्तराखंड में तबादला सत्र शून्य घोषित हो गया है। देखिए मैंने पहले भी इसको करंट अफेयर में डिस्कशन किया हुआ है कि देखिए जब ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है टीचर्स का, तो ऐसे में ये हो सकता था कि इस बार का तबादला सत्र जो है वो शून्य सत्र घोषित कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी में इस बार का तबादला सत्र जो है वो मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया है, क्योंकि इस बार तबादला हो नहीं पाया था। तो देखिए हुआ क्या, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अभी कोरोना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें अगर कहीं ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है तो वो सरकार कर सकती है। अब देखिए इससे क्या होगा, सुगम में तैनात लोगों को तो फ़ायदा होगा जो सुगम से दुर्गम जाने वाले थे, लेकिन जो दुर्गम दुर्गम से सुगम आने वाले थे उनको इस बात से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को प्रमोशन पर पहले दुर्गम में तैनाती दी जाएगी। तबादला एक्ट में भी इसका प्रावधान है। यदि दुर्गम में पद खाली नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ही प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को सुगम में पोस्टिंग दी जा सकती है। देखिए ये होगा तबादले के बाद, जब तबादला होगा खैर ये तब की बातें हैं। अभी फिलहाल क्या है, शून्य सत्र का तबादला घोषित कर दिया गया है। तो अभी अगर तबादला होता, मान लीजिए शून्य सत्र घोषित नहीं होता, तो पहले क्या करते, सुगम से दुर्गम में ट्रांसफ़र किया जाता, पहली बार ये होता। उसके बाद फिर क्या किया जाता कि जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे किसी की अर्जी है कि कोई डिमांड है, कोई विश है, कोई इच्छा है तबादले की, उस पे, और उसके बाद दुर्गम से सुगम वाले पे बात की जाती है और उसके बाद इस पे ट्रांसफ़र होता। लेकिन अभी क्या है, शून्य सत्र घोषित कर दिया गया है। तो ये जो शून्य सत्र होता है इसके बारे में भी हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस की हुई है। फिर देखिए पिथौरागढ़, नेपाल भारत का पड़ोसी देश होने के साथ ही मित्र राष्ट्र भी है। और आप तो जानते हैं कि उत्तराखंड और नेपाल में काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते भी हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी, लिपुलेख वाली रोड, तो उसके बाद से नेपाल में काफ़ी विरोध भी उठा था। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये बॉर्डर शेयरिंग हो रही है, नेपाल के साथ लगातार ये रोड जुड़ी है। उसी में जो लगभग 80 किलोमीटर की रोड है, लगभग 80 किलोमीटर की रोड है, ये देखिए ये है वो बॉर्डर एरिया। यहाँ देखिए आप ये, तो ये जो 80 किलोमीटर की रोड यहाँ बनाई गई है, ये वाली रोड, इस रोड के बाद नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा आपत्ति दर्ज की है। और आपत्ति इतनी बड़ी है कि नेपाल ने अपना नया मैप, नया मानचित्र एक जारी कर दिया है। अभी तक क्लियर मानचित्र की फ़ोटो तो आई नहीं है, लेकिन लगभग लगभग मानचित्र ऐसा होगा कि लिम्पिया धुरा से होते हुए ये पूरा रीजन नेपाल अपने में दिखाएगा। ये देखिए, अब इस मैप को ध्यान से देखिए और यहाँ देखिए आप, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये पोर्शन उत्तराखंड का, ये फाइनल पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये नेपाल अपने में दिखा रहा है। तो इसमें आता है लिम्पियाधुरा, काला पानी, और उसके साथ में हमारा लिपुलेक पास। तो ये देखिए लिपुलेक
काला पानी और यहाँ लिम्पियाधुरा, ये वाला रीजन उसने अपने पास दिखाया। तो ये ओवरऑल एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पड़ोसी देश रहा है हमारा काफ़ी अच्छा। और अगर आपको याद हो तो 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें कि नेपाल से कुमाऊं, गढ़वाल, ये जो रीजन्स थे ये ले लिए गए थे, और काली नदी जो है उसे बॉर्डर लाइन बना दिया गया था। लेकिन देखिए अब इसी के बाद से जो है सबसे बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। सुगौली जो है वो आपको याद रखना है, ये चंपारण बिहार में है। अब देखिए है क्या दिक्कत, कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये देखिए इस तरफ है चाइना, इस तरफ है नेपाल, और यहाँ बीच में पड़ता है इंडिया। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जियोग्राफी से एक फ़ायदा प्रोवाइड कराता है दोनों देशों के बीच में, चाइना और यहाँ नेपाल। अब ऐसे में नेपाल ने जो अपना क्लेम डाला है वो ये है कि यहाँ लिम्पियाधुरा से जो काली नदी आती है इस तरीके से, ये ओरिजिनल काली नदी है। इंडिया का मानना है जो लिपू लेक के एरिया से जो काली नदी निकलती है, ये ओरिजिनल काली नदी है। तो ऐसे में ये जो रीजन है बीच का, इसको इंडिया अपना भी कहता है और नेपाल इसको अपना भी कहता है। अब जो सुगौली की संधि है, उसमें ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि कौन सी ओरिजिनल है। उसमें ये कहा गया था कि काली नदी बॉर्डर होगी। अब देखिए काली नदी का ओरिजिन नेपाल मानता है यहाँ से, इस रीजन से, इंडिया मानता है इस रीजन से, तो इस पे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए जो दस्तावेज हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और इंडिया का ही ये रीजन दिखाते हैं, और इंडिया यहाँ बहुत लंबे टाइम से प्रेजेंट भी है, और ये रीजन इंडिया के अंदर ही आता है, और ये पिथौरागढ़ का एक बड़ा पार्ट है। देखिए, और इसी रीजन पे रिसेंटली रोड बनाई गई है, काला पानी लिपुलेख, ये रोड जो लगभग 80 किलोमीटर की लंबी और काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप इस इशू पे एक नई वीडियो चाहते हैं तो। फिलहाल हम आगे देखते हैं। पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड, इनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है 19 को, 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, और काफ़ी बुकें इनके नाम पे हैं। द रूम ऑन द रूफ, ऐसी कई सारे उपन्यास इनकी हैं जिसको इन्होंने लिखा हुआ है। 2014 में इनको पद्मश्री भी मिला था, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिस पे हमने डिस्कशन किया था। इसमें से आपको ध्यान रखना है सुगौली की संधि के बारे में जो हुई थी 4 मार्च, आपको याद रखना है 4 मार्च 1816, सुगौली है चंपारण में, जो गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच युद्ध हुआ था, उसके बीच में है ये। ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो वॉर हुआ था, उससे पहले जो है नेपाल के अंदर ये कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल का भी काफ़ी रीजन नेपाल के अंदर आता था। इस संधि के बाद उसे अलग कर दिया गया, यहाँ तिब्बत वाला एरिया भी। तो इस पे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नई वीडियो इस पे बना सकता हूँ पूरे इश्यू पे। उसके साथ ही हमने बाकी सारी चीज़ें भी देखी कि तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया गया है, टीचर्स के लिए क्या क्या है, केयर ऐप के बारे में। तो इस तरीके के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हमने डिस्कशन किया। आपको ध्यान देना है, अगर आपने अभी तक उत्तर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके सामने बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको सारी जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले मिल जाए।